हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज रिफ्लेक्शन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक सेट्स, जो कि क्लास 11th के लिए मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है सेट। आज हम लोग स्टडी करेंगे सेट्स को और उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनसे रिलेटेड सारी डेफिनेशंस को, उनके रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उन पर कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, अलजेब्रा जो होती है सेट्स की उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो टॉपिक जो होता है वो आपका सेट्स का होता है वेन डायग्राम। यानी सेट्स को हम वेन डायग्राम के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और वेन डायग्राम की मदद से कैसे हम क्वेश्चंस को, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे इन पाँचों चीज़ों को अपने इस वीडियो में, जो मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक है सेट्स। दूसरी चीज़, सेट आपका एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए होता है कि सीबीएसई बोर्ड के लिए ये पहली बार क्लास 11th में पहली बार इंट्रोड्यूस होता है और इस वजह से कई बच्चे इसमें दिक्कत महसूस करते हैं, उनको प्रॉब्लम फेस होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि ये पहली बार इंट्रोड्यूस होता है। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को और आसान बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो सेट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेट होता क्या है या सेट को डिफाइन कैसे करते हैं। तो सेट को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेट जो होता है ये कलेक्शन होता है या कह सकते हैं ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो हम लोग सेट को जब डिफाइन करेंगे तो कहते हैं कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर एक वर्ड जरूर याद रखिएगा, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का जो ग्रुप होता है, इनका जो ग्रुप होता है वही आपका क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। इस चीज़ को जरूर याद रखिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके उस ग्रुप में हैं वो किसी एक सर्टेन प्रॉपर्टी को फॉलो करने होने चाहिए, या उनके पास, सबके पास एक प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए वो कॉमन होनी चाहिए। अब हम कैसे कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी कॉमन है या नहीं है, तो हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और, जो सेट होता है, ठीक है ना, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए बी सी, किसी भी नंबर से, किसी भी लेटर से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं या जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका हम लोग ग्रुप बना रहे होते हैं वो हमेशा एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए होते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमास। कहने का मतलब होता है जैसे ये। और अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स को एलिमेंट्स के रूप में लिख रहे हैं तो वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होंगे, और जो हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारा कैपिटल लेटर में होगा। कहने का मतलब है कि सेट ए, जैसे हमने यहाँ पर ये बताया, ये सेट ए है, ये कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके जो एलिमेंट्स हैं ये हमेशा स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट होंगे और इनको हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अब जैसे हम कहेंगे ये जो सेट है, हमने यहाँ से लिख दिया Z तक, है ना। तो देखिए ये कैसे वेल डिफाइंड है इसको समझिएगा, और कैसे वेल डिफाइंड नहीं हो सकते हैं वो समझिएगा। जैसे हमने लिखा A से लेकर Z तक, तो हम कह सकते हैं इनको कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम कहेंगे A से लेकर Z तक के जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है ना, या इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक। या जैसे एग्जाम्पल की बात करें, दूसरा सेट B ले लें, तो B में हम लोग लिख सकते हैं AEIOU। तो AEIOU, देखिए हमने यहाँ पे 5 लेटर्स लिखे हुए हैं, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो पांचों हमने लेटर्स इसके अंदर लिखे हुए हैं, पांचों एलिमेंट्स जो हमने लिखे हुए हैं, ये जो हैं ये आपके क्या हैं, वॉवेल्स हैं। क्या हैं, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये हो गया वेल डिफाइंड। अब हम कहेंगे कि कौन कौन से चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, कैसे हम पता लगाएंगे कि कोई सेट है या नहीं है। जैसे हम कहेंगे ए, और यहाँ पर लिख दें कलेक्शन ऑफ बेस्ट बुक्स ऑफ हिस्ट्री। आप इमेजिन कर दीजिए, हमने लिख दिया कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट बुक्स ऑफ हिस्ट्री। अब देखिए बेस्ट बुक, यहाँ पे द लगाएंगे, द बेस्ट बुक्स ऑफ हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री की बेस्ट बुक्स का हमें कलेक्शन करना है। अब मेन बात आती है कि हम बेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, कौन सी बुक बेस्ट है। हो सकता है कि हमारी नज़र में
या कह सकते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक बुक है वो अच्छी है, और लेकिन आपको उसकी लैंग्वेज ना समझ में आए तो हो सकता है वो आपके लिए वो बुक अच्छी ना हो। तो कहने का मतलब होता है कि उसकी कोई एक सर्टेन प्रॉपर्टी नहीं है ना, सभी के रिस्पेक्ट में। इसलिए ये जो होगा ये कभी भी एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यही आपका सेट के साथ होता है कि कैसे हम वेल डिफाइन करें। जैसे हम कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द क्रिकेट, कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द क्रिकेट है ना, ऑफ द वर्ल्ड। तो अब हम कहें कि क्रिकेट में बहुत सारे प्लेयर्स महान हुए हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम सचिन तेंदुलकर को महान कहते हैं, दूसरे देश के लोग हो सकता है सचिन तेंदुलकर को महान ना माने, उनकी नज़र में कोई दूसरा व्यक्ति महान हो, या हो सकता है दूसरे व्यक्ति को बेस्ट मानते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई एक सर्टेन पैरामीटर नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि हम मान लेते एक सेट लेते हैं ऐसे क्रिकेटर्स का नाम, क्रिकेटर्स हु हैव scored more than 30 centuries in ODI। तो ये जो सेट होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है हु हैव स्कोर्ड मोर देन 30 सेंचुरीज इन ओडीआईज, यानी हमें केवल ऐसे क्रिकेटर्स के इस ग्रुप में हमें ऐसे क्रिकेटर्स का नाम लिखना है जिन्होंने कितनी सेंचुरीज मारी हैं ओडीआईज में, 30 सेंचुरीज। तो ये आपका एक क्या होगा, ये आपका एक सेट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पैरामीटर है, यानी इसके अंतर्गत हम जितने भी नाम लिखेंगे उनके साथ एक प्रॉपर्टी कॉमन होगी कि उन सभी ने ओडीआईज में 30 सेंचुरीज से ज़्यादा हिट की होंगी या स्कोर की होंगी। लेकिन अगर हम बेस्ट की बात करेंगे तो हो सकता है हम दो लोगों के बीच में विरोधाभास हो जाए, कह सकते हैं कि एक को वो चीज़ अच्छी लगे दूसरी को वो चीज़ अच्छी ना लगे। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कैसे हम किसी सेट को डिफाइन करेंगे कि कौन सा सेट आपका रिप्रेजेंट हो सकता है और कौन सा सेट ग्रुप सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। इन दोनों चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि सेट क्या है क्या नहीं। सेकेंड, यहीं पर एक टर्म आता है आपका एलिमेंट्स। किसी भी सेट में कितने एलिमेंट हैं, जैसे हमने ये ए सेट लिया है, सेट ए लिखा है ए से लेके जेड तक, है ना, तो ए से जेड तक में इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 26। तो ये जो 26 होता है इसको हम लोग कहते हैं कार्डिनल नंबर। क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर की डेफिनेशन होती है, कार्डिनल नंबर क्या होता है, किसी भी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वही उसका कार्डिनल नंबर कहलाता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ ए। जैसे हम कहें कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 26। हम सेट बी की बात करें, सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, ए ई आई ओ यू, यानी कितने एलिमेंट्स हैं आपके, 5। तो कहने का मतलब है कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 26, कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज 5। ठीक, तो ये कार्डिनल नंबर का मतलब होता है किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये आपका कार्डिनल नंबर कहलाता है। तो सेट की डेफिनेशन को हमने पढ़ा कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट आपका जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। सेट को कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैपिटल्स में होता है, लेकिन उसके एलिमेंट्स स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। दूसरी बात, सेट का वेल डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी होता है, कहीं पर वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वो सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लास्ट हमने इसमें देखा कि जो एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं किसी भी सेट के अंतर्गत, उसे हम लोग कहते हैं, एक नया नाम देते हैं कार्डिनल नंबर्स, है ना। और रिप्रेजेंट करने का तरीका आगे एन लगा देते हैं। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ये आपका होता है कार्डिनल नंबर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी किसी सेट को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, दो तरीके से हम लोग किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला आपका कहलाता है रोस्टर फॉर्म, या इसी को टेबुलर फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। और दूसरा आपका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपसे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनिशियल स्टार्टिंग लेवल पर पहले पार्ट में, तो आपसे हो सकता है रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन दे दे और आपसे कहे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, या हो सकता है सेट बिल्डर फॉर्म में दे दे और उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। एक ही सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, अब देखिए सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम लोग समझते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं कोई एक एग्जाम्पल लेकर के, है ना। पहली चीज़ एक और समझ लीजिएगा कि जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है या जो रोस्टर फॉर्म होता है, पहले रोस्टर फॉर्म के बारे में बात करते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, हमेशा जो उस सेट के एलिमेंट होते हैं उस एलिमेंट्स को लिखा जाता है। ठीक है ना, जितने भी जो भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को लिखा जाएगा, तो वो आपके क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होता है। टेबुलर फॉर्म में हम लोग एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, कोई भी एक वेरिएबल हम मान लेते हैं, जनरली एक्स मानते हैं, या कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। वेरिएबल ले लेते हैं और उसके बाद एक
सेमी कॉलन बनाएंगे जिसको हम लोग पढ़ते हैं सच दैट, और उसके बाद उसकी एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं एक्स हैज़ अ प्रॉपर्टी, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आपका कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म, और यहाँ पर आपका जो होता है उसमें आपके ABC एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। अब दोनों को एक एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे मैं कहूँ कि A बराबर हमने यहाँ पर लिखा AEIOU, है ना, तो AEIOU यहाँ पर हमने क्या लिखे हैं, एलिमेंट्स लिखे हैं, यानी सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। अब इसी फॉर्म को या इसी सेट को हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, है ना, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए A इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे X सच दैट। अब देखिए x की प्रॉपर्टी, तो देखिए हम जब इन पांचों एलिमेंट्स को देखेंगे तो इनकी एक प्रॉपर्टी हमें जो सब में कॉमन होती है वो देखनी है कि ये क्या है, ये आपके वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक। तो देखिए यही हमने जब रोस्टर फॉर्म में लिखा है तो हमने AEIOU यानी 5 एलिमेंट्स को लिखा है। जब हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा तो एक वेरिएबल मान लिया x, और उस x की जो प्रॉपर्टी है यानी जो ये प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी पजेस कर रहे हैं ये एलिमेंट, उस प्रॉपर्टी को लिख देंगे कि x जो है वो एक वॉवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। अब इस फॉर्म से अगर कभी इस फॉर्म में दिया गया हो तो हमें इस फॉर्म में लिखने का आपको क्वेश्चन मिल सकता है, या हो सकता है जैसे ऐसे लिखा हो, कोई एक सेट B है, यहाँ पर लिखा एग्जांपल ले रहे हैं B, है ना, B में लिखा x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 24, यानी जो B सेट है वो ऐसे नंबर्स का है, ऐसे एलिमेंट्स का है कि वो 24 का क्या है, फैक्टर है। अब हम बात करेंगे कि अब ये आपका दिया है किस फॉर्म में, ये आपका लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो आप देखिए रोस्टर फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो 24 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उन सभी फैक्टर्स को लिख दीजिए, वही आपका सेट B हो जाएगा। जैसे तो 24 के फैक्टर 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ये आपका सेट B हो जाएगा। देखिए ये हमने लिखा था किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये हमने लिख दिया किस फॉर्म में, आपका रोस्टर फॉर्म में, या कह सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एक दूसरे में आसानी से कन्वर्ट होते हैं। इस पर आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू आप समझ लीजिए कि यहाँ पर हमेशा प्रॉपर्टी लिखी होगी, एक वेरिएबल x होगा, यहाँ पर हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स लिखे गए होंगे, वो आपका होता है रोस्टर फॉर्म, और जहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी लिखी होती है उसे हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो इन दोनों में डिफरेंस समझिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट, सेट कितने प्रकार के होते हैं, है ना, कौन कौन से सेट होते हैं और उनको क्या क्या कहा जाता है। तो देखिए जनरली हम लोग सेट्स 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आपका होता है एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। तो देखिए सिंपली आप नाम से ही इनको समझ सकते हैं कि एम्प्टी सेट का मतलब होगा एक ऐसा सेट, है ना, यानी कोई एक ऐसा सेट दैट हैज़ नो एलिमेंट्स या विदाउट एलिमेंट्स, है ना, एंड सेट विच हैज़ नो एलिमेंट, यानी एक ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो, वो आपका क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, नल सेट कहा जाता है या वाइड सेट भी कहा जाता है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फाई का यूज़ किया जाता है ना, या तो आप फाई से यूज़ कर सकते हैं या केवल ऐसे करली ब्रैकेट बना दीजिए और अंदर कुछ मत लिखिए, तो ये नल सेट या फाई सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। बात आती है इसके एग्जाम्पल, जैसे पूछा जाए क्या, तो देखिए जैसे हम कहें कि कोई एक सेट A है, x है, और x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 1। अब हम बात करते हैं कि x एक नेचुरल नंबर है और उसकी वैल्यू लेस देन 1 है, यानी 1 से कम है। तो अब देखिए आपने नेचुरल नंबर्स पढ़ेंगे, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। तो चाहता है क्या इस सेट A में कोई एलिमेंट आ सकता है, क्योंकि अगर हम 1 लेंगे तो फिर वो लेस देन 1 नहीं होगा, तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो इस तरीके के सेट को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे, या नल सेट कहेंगे, या वाइड सेट कहेंगे। इन 3 नामों से इसे जाना जाता है, या तो आप इसे नल सेट कहिए, एम्प्टी सेट कहिए, या वाइड सेट कहिए, तीनों नामों से जाता है। रिप्रेजेंट के लिए आप केवल फाई बना दीजिए, सफिशिएंट होता है, या करली ब्रैकेट बना करके अंदर कोई एलिमेंट मत लिखिए, वो भी आपका रिप्रेजेंटेशन होता है एम्प्टी सेट का। दूसरा आपका सेकेंड आपका आता है सिंगलटन सेट।
सिंगलटन सेट का मतलब क्या होगा, सिंगल मतलब क्या होता है, एक, है ना। तो यानी एक ऐसा सेट दैट हैव ओनली वन एलिमेंट, जिसके पास केवल एक एलिमेंट हो, ठीक है ना, वो आपका क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल ले लें, कोई एक सेट ए है, उसमें लिखा है एक्स, एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, है ना। तो हम कहेंगे एक्स ए जो है, ए में आपने एक वेरिएबल लिखा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, आप देख ये समझिएगा, सेट बिल्डर फॉर्म से हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे एक्स लिखा है, एक्स एक इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो आपने प्राइम नंबर्स पढ़े होंगे, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो स्वयं खुद के अलावा, है ना, सेल्फ के अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। और सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, और ये इकलौता ऐसा नंबर होता है जो प्राइम होने के साथ साथ इवन भी होता है। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर कभी भी प्राइम नहीं होता है। तो अब अगर हम कहें कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो सेट ए में एक एलिमेंट है, केवल 2। तो जिस सेट में केवल एक एलिमेंट होगा उस सेट को हम लोग कहते हैं सिंगलटन सेट। ठीक, तीसरा आपका आता है इनफाइनाइट सेट, है ना। इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है जिसमें एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो इनडेफिनेट होंगे, इनडेफिनेट, यानी इनको काउंट ना किया जा सके कितना हो। जैसे अगर हम कहें कोई एक सेट है आपका बी, और उसमें लिख दें एक्स इज अ होल नंबर, या नेचुरल नंबर का सेट, या होल नंबर का सेट, कोई भी लिख दीजिए, दोनों सभी आपके होंगे। क्यों, अब जैसे होल नंबर की हम बात करते हैं तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, और कहाँ तक जाएगा, 0 1 2 डॉट 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 नाइन तक, है ना। तो इसके हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या कह सकते हैं, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता, अनलिमिटेड होते हैं या इंडेफिनाइट होते हैं। तो इस तरीके के सेट को हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब क्या हो जाएगा, सेम उसी तरीके से, फाइनाइट का मतलब होगा एक ऐसा सेट, ठीक है ना, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो एकदम डेफिनेट हों, निश्चित हो, जिनकी काउंटिंग की जा सके, कार्डिनल नंबर फाइंड आउट किया जा सके। जैसे कह दिया जाए एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन 20। अब हमने यहाँ पे कहा तो है इवन नंबर, लेकिन क्या कह दिया लास्ट में, लेस देन 20, यानी 20 से छोटा आपका इवन नंबर होना चाहिए। तो अगर हम इसके नंबर्स को लिखें तो क्या लिखेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, बस। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये सेट जो है वो इतने के बाद समाप्त हो जाएगा, यानी इसके नंबर ऑफ एलिमेंट डेफिनेट है, हम काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वही आपके क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। तो 4 प्रकार के आपके सेट होते हैं, एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट, एक ही को कहा जाता है। दूसरा आपका जो होता है वो होता है सिंगलटन सेट, ठीक है, जिसके आपके जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 होते हैं। एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, सिंगलटन में 1 होगा, ठीक। इनफाइनाइट में इंडेफिनेट होंगे जिनकी नंबरिंग नहीं की जा सकती है, और फाइनाइट सेट में एक लिमिटेड नंबर्स होंगे एलिमेंट्स के। तो वो ये 4 आपके सेट्स होते हैं, 4 प्रकार के सेट कहे जाते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं सेट्स के बीच में रिलेशंस कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कैसे सेट के बीच में कौन कौन से रिलेशन होते हैं, जैसे कौन कौन से सेट इक्वल होते हैं, कौन कौन से इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक। यहाँ पर हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, तो देखिए इक्विवेलेंट सेट जो होता है, ये 2 सेट हम मान लेते हैं, लेट आपके 2 सेट हैं, एक सेट ए है और एक बी, 2 नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब उनके अंदर एलिमेंट्स होंगे, है ना, कोई भी, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, है ना। अगर ए और बी 2 सेट्स इस प्रकार से हैं कि उनके कार्डिनल नंबर बराबर हों, यानी n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b, याद रखिएगा केवल कार्डिनल नंबर बराबर होने जरूरी हैं, ठीक है ना। अगर कार्डिनल नंबर बराबर हैं दोनों का, तो हम कहेंगे कि दोनों सेट a और b जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं, और इक्विवेलेंट का सिंबल जो होता है वो डबल हेडेड एरो होता है, ठीक। तो डबल हेडेड एरो ए, डबल हेडेड एरो b लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि a और b जो हैं ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं। इक्विवेलेंट सेट में कंपलसरी चीज जो है वो ये होती है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना जरूरी है। जैसे अगर हम कहेंगे सेट ए जो है, एग्जांपल लेते हैं 1 3 5 7 एंड 9, और सेट बी जो है वो है 2 4 6 8 और 10। तो देखिए दोनों सेट्स को देखते हैं, सेट ए में लिखे हैं 1 3 5 7 9,
सेट बी में लिखा है 2 4 6 8 10। तो देखिए दोनों की अगर हम बात करें तो एन ऑफ ए 5 है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनल नंबर ऑफ ए 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, और सेट बी में भी 1 2 3 4 5, यानी एन ऑफ बी में भी कितने लिखे हुए हैं, 5 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो देखिए जब दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं तो हम कहते हैं दोनों सेट जो हैं वो क्या है, इक्विवेलेंट हैं, ठीक है ना। सेकेंड थिंग, अब अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं इक्वल सेट। तो सेट इक्वल कब होते हैं, तो इक्वल सेट की कंडीशन क्या होती है कि इक्वल सेट में अगर 2 सेट हैं ए एंड बी, है ना, 2 सेट ए और बी इक्वल सेट तब कहलाएंगे जब दोनों के व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ द बोथ सेट्स आर इक्वल। मतलब जब दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स बराबर होंगे, सेम होंगे, तभी हम उसे क्या कहेंगे, इक्वल। यानी जो एलिमेंट सेट ए में है सेम वही एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए और उतने ही होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए और बी में इक्वल होने के लिए उनका इक्विवेलेंट होना कंपलसरी है। जैसे अगर हम सेट ए लिखें, ठीक है ना, सेट ए में लिखते हैं 1 2 3 4 एंड 5, और बी में लिखते हैं 5 4 3 2 एंड 1, ठीक। तो देखिए अगर ए और बी दोनों का कार्डिनल नंबर भी बराबर है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितने 5, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 5 5 हैं, ठीक, यानी ये इक्विवेलेंट भी हैं। तो पहली कंडीशन होती है इक्वल होने के लिए, अगर दो सेट्स को इक्वल होना है तो उन्हें इक्विवेलेंट भी होना पड़ेगा, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर होने पड़ेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ कि हर एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। जैसे इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, 5 है 5 है। अगर कभी भी दोनों सेट्स में कोई भी एक एलिमेंट ऐसा आ जाता है जो या ए में हो और बी में ना हो, या बी में हो और ए में ना हो, है ना, तो वो सेट इक्विवेलेंट तो हो सकता है लेकिन इक्वल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर याद रखिए, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए क्या इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है, तो याद रखिएगा हर इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट होता है। यानी ईच इक्वल सेट या ईच इक्वल सेट्स, है ना, अगर दो हमने पेयर लिया है ए और बी, अगर वो इक्वल हैं तो देन मस्ट बी इक्विवेलेंट, तब वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट भी होंगे। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अगर वो इक्विवेलेंट है तो वो इक्वल हो। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखिए, दोनों इक्विवेलेंट तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये इक्विवेलेंट भी हैं और इक्वल भी। यानी अगर ये इक्वल हमें प्रूव करना है तो इक्वल प्रूव करने के लिए हमें पहले उन्हें इक्विवेलेंट होना कंपलसरी है या आवश्यक होता है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है सबसेट, ठीक है ना। सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक है ना। अगर कोई भी आपका एक सेट दिया है ए और बी, 2 सेट हैं, लेट हम मान लेते हैं सेट ए है एंड सेट बी है, ठीक है ना। सेट ए और सेट बी आपके 2 सेट हैं, ठीक है ना, और तब हम लोग कहते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ए किसका सबसेट है, बी का। किस कंडीशन में, कंडीशन क्या होगी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, each element of A is an element of B। यानी A B का सबसेट तब होगा जब A का हर एलिमेंट B में एग्जिस्ट करे, या B सेट B में भी B का भी एक एलिमेंट हो, तब वो आपका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। और सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक सिंबल का यूज करते हैं A, और इस तरीके से। तो इसका मतलब होता है A इज अ सबसेट ऑफ B, कि मतलब A के सभी एलिमेंट B में एग्जिस्ट करते हैं, या इसी को कहा जाता है कि B इज कंटेन्ड इन A, ठीक है ना। अपोजिट में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग पढ़ते हैं सबसेट, A इज अ सबसेट ऑफ B, है ना, या B इज अ सुपरसेट ऑफ A, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, A जिसका सबसेट होगा, A इज अ सबसेट, तो A सबसेट है, और B के टर्म्स में अगर हम पढ़ेंगे तो B क्या होगा, सुपरसेट।
तो अगर हम इस तरह से पढ़ रहे हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी या बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, तो दोनों में रिलेशन ये होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे हमने सेट ए लिया, सेट ए, सेट बी लिया, सेट बी को हम लोग ले लेते हैं इस तरीके से 1 और 2, है ना, और हम सेट ए ले लेते हैं 1, केवल 1। तो देखिए सेट ए में एक एलिमेंट है 1 और ए का एलिमेंट बी में भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब होगा कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। दूसरी बात, अब इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, कितने प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम प्रॉपर सबसेट की बात कर लेते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। एक प्रॉपर होता है, एक इम्प्रॉपर होता है, और हर सेट का केवल एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक, तो पहले प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। जैसे यहाँ पर सेम हमने लिया है कि ए और बी दो सेट हैं, है ना, तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट। ए प्रॉपर सबसेट कब होगा, ठीक है ना, जब ए के सभी एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करें, लेकिन बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में ना हो। अगर दोनों के एलिमेंट सेम हो जाएंगे, यानी सारे एलिमेंट्स बी के ए में आ जाएंगे, तो वो आपका कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर। तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट in B that is not in A, यानी B में एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए जो A में ना हो। ठीक, तब तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। लेकिन अगर सारे एलिमेंट B के A में आ जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट आपका याद रखिएगा, किसी भी सेट का इम्प्रॉपर सबसेट हमेशा केवल एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकते। जैसे अगर हमें कहा गया कि बी है, बी में आपका दिया है 1,2, तो इसका जो इम्प्रॉपर सबसेट होगा, इम्प्रॉपर सबसेट, वो ए बराबर क्या होगा 1,2। जब दोनों के एलिमेंट सेम होंगे वही आपका इम्प्रॉपर कहलाएगा। ठीक, अब इसमें से आपसे क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाते हैं कि किसी भी सेट के कितने सबसेट होते हैं, कितने प्रॉपर सबसेट होते हैं, कितने इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो देखिए प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट या सबसेट की वैल्यू जो होती है ये डिपेंड करती है कार्डिनल नंबर पे। किस पर डिपेंड करती है, कार्डिनल नंबर पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, जैसे अगर हम कहें कि कोई भी एक सेट है, सेट ए है ना, और सेट ए हैज 2 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब हुआ कि उसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना, कार्डिनल नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, तो हमेशा जो सबसेट बनेंगे, सबसेट वो आपके होते हैं, सबसेट की संख्या जो होती है वो 2 टू द पावर n होती है। सबसेट आपके 2 टू द पावर n रहेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, तो वो आपके हो जाएंगे 2 टू द पावर n माइनस 1। अब माइनस 1 क्यों करते हैं, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि इम्प्रॉपर सबसेट हमेशा कितना होता है 1, और सभी सबसेट में से इम्प्रॉपर सबसेट को माइनस कर देंगे तो हमारे प्रॉपर सबसेट्स की संख्या आ जाएगी 2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक, चलिए अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम कोई एक सेट ले लेते हैं ए, है ना, सेट ए में आपके एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3, 3 एलिमेंट्स हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसके नंबर ऑफ सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना, तो देखिए पहली एक प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिए, जो फाई सेट होता है, फाई सेट का मतलब आपका जो नल सेट होता है या एम्प्टी सेट होता है, ये हर सेट का एक सबसेट होता ही होता है। यानी एक प्रॉपर्टी होती है कि फाई जो होता है इट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट, यानी कोई भी सेट दिया गया हो उसका कम से कम एक सबसेट तो पॉसिबल होगा ही होगा, और वो हमेशा क्या होगा, फाई, ये हमेशा होता है। ठीक, दूसरी बात अभी हमने आपको बताया कि अगर हम कोई भी एक सेट दिया गया होता है, अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका दिया गया है m, तो उस पर नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स वो 2 टू द पावर m। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सेट की बात करते हैं, सेट ए की, तो सेट ए के कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे 2 टू द पावर 3, यानी कितने 8। अब हम इन 8 सबसेट्स को लिखते हैं, तो अगर हम 8 सबसेट्स को लिखेंगे तो हमने बताया फाई आपका सबका सबसेट होगा, तो पहला सबसेट क्या होगा फाई, फिर 1, 2, 3, 1, 2, पहले देखिए पहले एक एक लेंगे,
फिर 2 का पेयर लेंगे, फिर एक बार तीनों का पेयर लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, ये 8 बने आपके। ये आपके 8 क्या हैं? ये आपके टोटल नंबर ऑफ सेट्स हैं। अब इसमें पूछा जाएगा आपसे कि प्रॉपर सबसेट कितने हैं। तो हमने आपको बताया प्रॉपर सबसेट जो होते हैं वो हमेशा कितने होते हैं, इसमें से एक कम, यानी 2 टू द प्रॉपर की जब बात करते हैं तो प्रॉपर में क्या हो जाएगा 2 टू द पावर m माइनस 1। तो 2 टू द पावर m माइनस 1 यानी 8 में से एक कम कर देंगे 7। अब एक चीज समझिए, इन 8 में से कौन सा कम किया जाएगा, याद रखिएगा। हमने आपको बताया एक आपका इम्प्रॉपर सेट होता है, और इम्प्रॉपर सेट वो सेट होता है जिस सबसेट के सभी एलिमेंट उस सेट के एलिमेंट के सेम होते हैं। जैसे यहाँ पर सेट ए का 1 2 3 है, हमने जो सबसेट लिखा है इसमें भी एक सेट आपका है 1 2 3। देखिए इसके सारे एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट के बराबर हैं, तो यही जो सबसेट होगा ये आपका होता है इम्प्रॉपर सबसेट। और इसी को हटा देते हैं तो आपके जितने भी बचते हैं 7 वो आपके क्या कहलाते हैं, प्रॉपर सबसेट। ठीक, अब इसके बाद एक टर्म आता है आपका पावर सेट। पूछा जाता है पावर सेट क्या होता है, ये सेट ऑफ सेट होता है। ठीक है ना, कह सकते हैं कि एक सेट के, जैसे सेट ए के कितने सबसेट बने हैं 8, है ना। तो पावर सेट जो होता है ये सेट ऑफ सबसेट्स, जितने भी आपके सेट सबसेट्स बने हैं उन सभी सबसेट्स को एक सेट के अंदर लिख दिया जाता है, तो वो सेट आपका क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। तो पावर सेट को हम लोग हमेशा P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे P ऑफ A, है ना, तो P ऑफ A का मतलब होगा कि हम सेट A का पावर सेट लिख रहे हैं। तो P जब सेट A का पावर सेट लिखेंगे तो सबसे पहले एक ब्रैकेट बड़ा सा बनाएंगे, इसके अंदर पहला सबसेट क्या है आपका 5 है ना, फिर दूसरा सब। अब इसके अंदर देखिए, याद रखिएगा ये हमेशा सेट का सेट होता है, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे जाएंगे वो हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे। जैसे 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर कॉमा लगा करके 3 लिखेंगे, फिर करली ब्रैकेट लगाएंगे, 1 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट 1 3, फिर ब्रैकेट 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 और एक लास्ट आपका लिखेंगे 1 2 3 और फिर ये याद रखिएगा। जो पावर सेट होता है ये सेट ऑफ सबसेट्स, यानी किसी भी सेट के जितने सबसेट्स बन रहे होते हैं उन सभी सबसेट्स को एक सेट के अंदर रख दिया जाता है, वो आपका कहलाता है पावर सेट। स्टार्ट करो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, कुछ और सेट्स की डेफिनेशन, उनके बीच में रिलेशन। जैसे सबसे पहले आपका आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखिए यूनिवर्सल सेट को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पेरेंट सेट। ठीक, तो पेरेंट सेट होता क्या है, पेरेंट सेट जो होता है आपका, ये आपका उन सभी एलिमेंट्स का ग्रुप होता है या सेट होता है जो किसी एक पर्टिकुलर गिवन प्रॉब्लम के लिए, ठीक है ना, उनके लिए सभी एलिमेंट्स का, जैसे कह दिया जाए कि U, इसको हम लोग हमेशा U से रिप्रेजेंट करते हैं, या कई जगहों पर आप इस तरीके से एक सिंबल बना होता है इससे, ये इस तरीके से भी इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट या पेरेंट सेट। ये उन सभी सेट का, उन सभी एलिमेंट्स का सेट होता है जो किसी एक पर्टिकुलर गिवन कंडीशंस में या गिवन प्रॉब्लम के लिए सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि U जो है वो आपका एक सेट है 1 से लेकर के 1 2 3 20 यहाँ तक, है ना। अब इसके अंतर्गत कई सेट आ सकते हैं, जैसे सेट A जो है वो हम कहते हैं कि इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 20, है ना। और B हम सेट कहते हैं कि ऑड नंबर लेस देन 20, ऑड नंबर लेस देन 20। ठीक, तो देखिए हम सब 20 से छोटे इवन नंबर और ऑड नंबर की बात कर रहे हैं, तो 20 तक के जो नंबर होंगे वो इन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए एक यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। इसको हम लोग हमेशा स्क्वायर से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर U लिख देते हैं, जिसका मतलब होता है ये आपका एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक, और इसके अंदर A और B इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये इवन नंबर को और ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आपका एक यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक, इसके बाद एक आपका आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, किसी भी यूनिवर्सल सेट के अंदर जैसे A सेट दिया है इवन नंबर लेस देन 20, है ना। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं कि जैसे 1 से 20 तक का यही एक एग्जांपल है और A जो है वो इवन नंबर लेस देन 20 है, तो इवन नंबर लेस देन 20 में कौन कौन से सेट आएंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। सॉरी, लेस देन बोला है तो 20 नहीं आएगा, इक्वल टू बोला गया होता है, लेस देन और इक्वल टू लिखा होता तो 20 आता है, यहाँ पर 20 नहीं आएगा। अब कहा जाए कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी गिवन सेट में
है ना। जैसे गिवन सेट आपका यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 20 तक है, तो गिवन सेट का एक कोई सेट है ए, और ए का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो सारे एलिमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट जो ए में नहीं है, वो सभी एलिमेंट जो होंगे वो ए के क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे ए में कौन कौन से हैं, 2 4 6 से लेके 18 तक हैं, लेकिन कौन कौन से नहीं हैं, 1 नहीं है, 3 नहीं है, तो वही इसके कॉम्प्लीमेंट, यानी 1 3 5 7 9 है ना, डॉट 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 19 और लास्ट में 20 भी आएगा, क्योंकि 20 यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये आपका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसके बाद आपका आता है यूनियन ऑफ टू सेट्स, है ना। यूनियन ऑफ टू सेट्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे अगर आपके कोई भी दो सेट दिए गए हैं ए और एक सेट दिया है बी, तो यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी से, है ना। और ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, और ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए यूनियन बी में वो सभी एलिमेंट्स आते हैं जो ए को बिलोंग करें या बी को बिलोंग करें या बोथ, एक्स बिलोंग्स टू ए और बी बोथ, सॉरी ए एंड बी बोथ, जो दोनों में बिलोंग करें। तो ए यूनियन बी क्या होगा, वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो ए में बिलोंग करें या बी में बिलोंग करें या ए और बी दोनों में बिलोंग करते हैं। जैसे अगर हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेट आपका ए दिया है 1 2 3, है ना, और सेट बी आपका दिया है 3 4 और 5। तो जब हम लोग से ए यूनियन बी लिखेंगे, तो ए यूनियन बी में देखिए वो सभी एलिमेंट जो ए को बिलोंग कर रहे हैं 1 2 3, और जो बी में बिलोंग कर रहे हैं 3 4 5। तो 3 तो पहले से ही लिखा हुआ है, 4 5, यानी कहने का मतलब है जो 3 है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो इन दोनों में बिलोंग कर रहा है। तो इन सभी एलिमेंट्स को जब हम लोग एक साथ लिखते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है। दूसरा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई दो सेट ए और बी, जैसे यही एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए और बी दो सेट दिए गए हैं, तो इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपोजिट यू से, है ना। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा ऐसे एलिमेंट आएंगे x बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ, यानी केवल और केवल वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों सेट्स में होंगे। जैसे इसी एग्जांपल को लें तो ए में 1 2 3 है, बी में 3 4 5 है, तो अगर हम कहें कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, तो वो एलिमेंट जो ए और बी दोनों में है, कौन सा एलिमेंट ए और बी दोनों में है, 3, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो आपका क्या होगा, 3 होगा। इसके बाद एक अगला पॉइंट आता है कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट्स, अगर आपके कोई भी दो सेट इस तरीके से दिए गए हैं, सेट ए दिया गया है, सेट बी दिया गया है, इस तरीके से दिए गए हैं कि उनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी आपका फाई आता है। फाई आने का मतलब नल सेट आता है, यानी ए और बी अगर आपका किस तरीके से आता है कि उन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उस तरीके के सेट्स को हम लोग कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। जैसे अगर हम कहें कि ए इज अ सेट ऑफ 1 3 5 7 एंड 9, और ये है बी 2 4 6 8 और 10, है ना। तो देखिए अगर हम कहें कि क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, इंटरसेक्शन इन दोनों का लें ए और बी का, तो ये सभी ऑड नंबर हैं, ये सभी इवन नंबर हैं, इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, कुछ भी नहीं, यानी फाई, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो या इंटरसेक्ट करे। इस तरीके के सेट्स को कहा जाता है देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं, ठीक। इसके बाद आपका आता है एक ऑपरेशन होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी दो सेट्स को डिफरेंस करना है, घटाना होता है, बी माइनस ए या ए माइनस बी। अगर हम कहें दो सेट ए और बी हैं, है ना, ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक। तो ए माइनस बी क्या होता है, तो देखिए ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक। ए माइनस बी जब हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना, तो ए में से बी के सारे एलिमेंट हटा देते हैं, ठीक है ना, यानी अगर दोनों में से कोई एक कुछ एलिमेंट्स कॉमन है ना, तो वो एलिमेंट हटा देंगे जो ए और जो बी के भी होंगे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे एक्स के ऐसे एलिमेंट जो ए को तो बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, केवल ए को बिलोंग करते होंगे, ठीक है ना, एंड डज नॉट बिलोंग टू बी। लेकिन जब हम बी माइनस ए लिखेंगे तो याद रखिएगा पलट जाएगा, हम इसमें केवल वो एलिमेंट लिखेंगे जो बिलोंग टू बी होंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये आपका होता है बी माइनस ए या ए माइनस बी। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। जैसे अगर हम कोई एक सेट लें, ए बराबर 1 2 3 4 5 6
है ना, और b बराबर ले लेते हैं 3 4 5 6 7 8, है ना। अब देखिए जब हम कहेंगे कि हमें a माइनस बी निकाला, यानी हमें a में से b को घटाना है, a माइनस बी, तो a माइनस बी में क्या a के सारे एलिमेंट आएंगे लेकिन b का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो देखो a के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 हैं, लेकिन देखें 3 4 5 6 कॉमन है, यानी b में भी है, तो हमें इन सारे एलिमेंट्स को हटा देना है, सॉरी 3 4 5 6 को, तो बचेगा कितना, केवल 1 2, ये आपका a माइनस बी हो जाएगा। जब हम b माइनस ए करेंगे तो अपोजिट होता है, तो हम क्या करेंगे, b के एलिमेंट लिखेंगे लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिखेंगे जो a में है। तो देखिए b में 3 4 5 6 7 8 है, और यहाँ पर 3 4 5 6 को हटा देंगे b से, तो क्या बचेगा, केवल 7 और 8। ये आपके क्या होते हैं, a माइनस बी और b माइनस ए, यानी दोनों का डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से हम सेट्स का आपस में डिफरेंस निकालते हैं। जब हम a माइनस बी करते हैं तो a के सभी एलिमेंट्स लिखेंगे लेकिन वो एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे जो b को बिलोंग कर रहे होंगे या b में होंगे, और जब b माइनस ए लिखेंगे तब हम केवल b के एलिमेंट्स लिखेंगे और a के एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे। आज हम लोगों ने जो स्टडी किया, सेट्स की डेफिनेशन, उनके टाइप्स, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है ना, और बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक डेफिनेशंस जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, डिसजॉइंट्स, है ना, सबसेट, प्रॉपर सेट, इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज के लिए इतना ही। इसके आगे न्यूमेरिकल्स और अलजेब्रा ऑफ सेट्स हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।